बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि खेती किसानी आपके ज्यादा बेहतर हो सके और आसान हो सके। आपको बता दें हम आज किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान के आज के विषय होने वाले हैं ड्रैगन फल की खेती, और इसके साथ ही जो है वो हम बात करेंगे किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं 1800-113-060 और 1800-113-061। ये नंबर्स पर जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो भी आप नोट कर सकते हैं 8800520717। इस नंबर पर आप अपने प्रश्न हमें सीधे भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी भी जो है वो भी आप नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प आपके पास है और इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं आसानी से और अपने प्रश्न जो है ड्रैगन फल की खेती से संबंधित या अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्बास, जो कि हमें जानकारी देने वाले हैं कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से आज के समय में कारगर साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अब्बास। और इसके साथ ही हमारे साथ स्काइप के जरिए ड्रैगन फल की खेती पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर कुंदन किशोर जी। डॉक्टर कुंदन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा में जो है वो शुरुआत करेंगे हम बातचीत की डॉक्टर कुंदन के साथ। हमारा पहला विषय वही है ड्रैगन फल की खेती। तो डॉक्टर कुंदन, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फल एक विदेशी फल है और हमारे देश में इसकी खेती कब से शुरू हुई और खास तौर से कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रैगन फल की खेती की जाती है? ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है लगभग आप रखें कि 8-10 साल पहले शुरुआत की गई है इसकी, लेकिन इसके जो है बाजार के महत्व को देखते हुए काफी तेजी से बढ़ा है। ये मुख्य रूप से जो हमारे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं भारत के, मुख्य रूप से जैसे आप गुजरात के रीजन है, महाराष्ट्र के रीजन है, कर्नाटका है या उड़ीसा है, इस सभी क्षेत्रों में जहाँ की ठंडा बहुत कम पड़ता है वैसे क्षेत्रों में इसकी खेती जो है ज्यादा होती है, क्योंकि उस तरह के जलवायु में बहुत ही उचित ये फल माना जाता है। जी बिल्कुल। और ड्रैगन फल की खेती से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी डॉक्टर कुंदन आपसे हासिल करेंगे कि हमारे किसान कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इसमें अच्छी आमदनी जो है वो हासिल की जा सकती है। तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम में देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जो पारंपरिक खेती के मुकाबले लंबे समय तक आमदनी देती है। भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की जाती है। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती का तरीका भी थोड़ा अलग है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर खास तरह से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी को 2 मीटर यानी करीब 5 हाथ होना चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। रोपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। दरअसल ड्रैगन फ्रूट के पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पानी और जड़ के पास पानी इकट्ठा होने से ड्रैगन फ्रूट की फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेतों में जल निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए।
इसमें हर महीने गोबर या रासायनिक खाद डालना अच्छा रहता है। जब भी खरपतवार उगाए तो उसे हटाते रहें। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 महीने में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रोपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप लेते हैं, फिर फल का। रोपाई के 18 महीने बाद जब फल पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। तुड़ाई के बाद बाजार में ड्रैगन फ्रूट की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। तो अभी आपने ड्रैगन फ्रूट से संबंधित हमारी एक विशेष रिपोर्ट देखी और अब आइए हम रुक करते हैं डॉक्टर डबास का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर डबास, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किसानों की सेवा में किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो हर बार सामने आते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्रों की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? दोस्तों जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो कृषि है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और आज हमें कम क्षेत्रफल से अधिक पैदावार लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं वो जो सीधी खेती नहीं करना चाहते बल्कि खेती से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहते हैं और उससे अच्छी खासी आमदनी करना चाहते हैं। इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नई तकनीकी है वो किसानों तक हर ज़िले में पहुँचे और ये तकनीकी जो पूरे देश में विकसित हो रही है वो सभी की सभी तकनीकी किसानों तक पहुँचे और साथ साथ में किसानों को अच्छी खेती करने के लिए ट्रेनिंग और इस प्रकार की ट्रेनिंग जिससे कि किसान कुछ ज्ञान के साथ साथ में कौशल भी सीखे और उस कौशल के प्रयोग से वो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पैसे कमा सके। तो इसी के लिए शुरुआत हुई कृषि विज्ञान केंद्रों की और इनको फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं कि ये हमारे जो हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कुछ बड़े जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी है। और कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने प्रांगण के अंदर जो भी उस जिले से संबंधित नई नई तकनीकें हैं उनको प्रदर्शित करना, जिससे कि लोग आगे देखें और उसके तकनीकी के बारे में ज्ञान हासिल करें। इसके साथ साथ जिले के किसानों को उन तकनीकों के बारे में ट्रेनिंग देना, व्यावसायिक ट्रेनिंग देना, जिससे कि उसको व्यवसाय के तौर पे उसे अपना के अपना अच्छा पैसा कमा सकें। इसके साथ साथ वो पूरे ज़िले का अपना सर्वे करते हैं जिससे कि उनके ज़िले के रिसोर्सेज के बारे में पूरा ज्ञान हो कि उन रिसोर्सेज का किस प्रकार से हम सही प्रयोग करके ज़िले के विकास में सहयोग कर सकते हैं। और ये कृषि विज्ञान केंद्र जो जिला कृषि विभाग के साथ मिलकर उस ज़िले की पूरी योजना भी तैयार करते हैं। अगले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 5 साल में हमारा उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से जो युवक हैं उनको कृषि में आकर्षित करें, जिसको हम चाहेंगे कि क्योंकि जब तक युवा कृषि में आकर्षित नहीं होंगे तो कृषि का विकास नहीं होगा। और साथ साथ में कृषि के नए नए मॉडल वहाँ पे प्रस्तुत करना कि किस प्रकार से कम क्षेत्रफल में ये युवा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी तरह पैसा कमा सकते हैं और बाजार पे आधारित खेती कर सकते हैं और जो दूसरे किसान हैं उनका भी सहयोग कर सकते हैं। तो इन कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो तकनीकी तौर पे पूरे राज्य में लोगों को तकनीकी सुविधा प्रदान करना, तकनीकी ट्रेनिंग देना और तकनीक को दिखाना और साथ साथ में जो महिलाएं हैं उनके विषय में भी ये लोग कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे 6 कृषि विशेषज्ञ होते हैं जो अलग अलग विभाग के होते हैं, जिससे कि पूरा कृषि उसमें कवर हो जाए। और जितनी भी कृषि विज्ञान केंद्र है इनमें से अधिकांश या तो कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े हैं या हमारे जो आईसीआर के शोध संस्थान उनके साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ एक कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे हैं जो एनजीओ भी चलाते हैं, लेकिन उनमें भी कृषि विज्ञान केंद्रों में जितने भी हमारे एसयूज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ साथ में आईसीआर इंस्टीट्यूट है, वो भी इनका सहयोग करते हैं। क्योंकि जब तक हम टेक्नोलॉजिकल बैकस्टॉपिंग नहीं करेंगे तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम किसानों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को किस प्रकार से ज्ञान से और तकनीकी से और कौशल से सशक्त किया जा सके। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छी जो है वो बात बताई कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की ज़रूरत आखिर क्यों है हमारे किसानों के लिए। और समय समय पर जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र कई माध्यमों के जरिए किसानों की जो है वो मदद भी करते हैं और साथ ही साथ जागरूकता भी जो है वो खेती किसानी से संबंधित या फिर अगर हम बात करें पशुपालन से संबंधित हर तरीके से हमारे किसानों की जो है वो सहायता करते हैं। इस विषय पर भी डॉक्टर डबास आपसे आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब है फॉर्म साइंस सेंटर। कृषि विज्ञान केंद्र खेती पर आधारित ऐसे विस्तार केंद्र होते हैं जिनका काम किसानों को खेती की नई नई जानकारियां देना होता है।
खेती किसानी करने वाले किसानों और खेती से जुड़े रोजगार में शामिल लोगों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान के भंडार के रूप में काम करते हैं। हालांकि अक्सर जानकारी के अभाव में किसान इन केंद्रों से मिलने वाले फायदे को नहीं ले पाते। किसानों को खेती की नई से नई जानकारी के साथ प्रशिक्षण की सुविधा मिले, इसी को ध्यान में रखकर देश में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को न सिर्फ प्रशिक्षण देते हैं बल्कि कृषि उत्पादन प्रणालियों के तहत नई तकनीक, बीज व रोपण सामग्री तक मुहैया कराने में किसानों की मदद करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच कड़ी के रूप में भी काम करते हैं। ये केंद्र आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में किसानों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर किसान मेलों, कृषि प्रदर्शनियों, प्रौद्योगिक सप्ताह, मीटिंग, समूह चर्चा, सेमिनार, फसल दिवस, रेडियो टीवी पर चर्चा का आयोजन भी करते हैं। बता दें कि इस समय देश भर में करीब 731 कृषि विज्ञान केंद्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारत में संचालित 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी मार्गदर्शन में काम करते हैं, जिन्हें अटारी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी आपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी देखी हमारी एक खास रिपोर्ट, और इसके साथ आपके लिए एक बार फिर से हम दोहरा दें, आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फल की खेती के बारे में। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किसी तरह की नई तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं या ट्रेनिंग से संबंधित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो भी आप इन्हीं ऑप्शंस के जरिए, इन्हीं विकल्पों के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर कुंदन का। डॉक्टर कुंदन, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ड्रैगन फल की खेती जब हमारे किसान शुरू करें तो कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात आती है मिट्टी की। तो मृदा जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए इसकी खेती के दौरान, और जब हम खेती करना शुरू करें तो मृदा की जांच करवाना कितना महत्वपूर्ण है? आपने सही कहा कि जो मृदा है, जो मिट्टी की जांच है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो एसिडिक सॉइल में भी ये हो सकते हैं और न्यूट्रल सॉइल में भी ये हो सकते हैं, जहाँ के बहुत ज़्यादा अम्लीय सॉइल नहीं है वहाँ भी ये हो सकते हैं। लेकिन आजकल मिट्टी में अलग तरह से जो एक उसको सुधार करके हम अलग अलग क्षेत्रों, जैसे कि राजस्थान का एरिया है जो कि अम्लीय क्षेत्र में आता है, उसमें भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा हमने पहले भी कहा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ के ठंड बहुत ही कम हो, वैसे क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट बहुत सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसे प्रोटेक्शन दें, ठंड से बचाएं, तो उस क्षेत्रों में भी ये हो सकता है जहाँ की बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है। और अगर हम देखें कि कौन सी बात ऐसी है ड्रैगन फ्रूट की जो बहुत ज़रूरी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने इसमें ट्रेनिंग सिस्टम जो आती है, किस तरह से पौधे को हम ट्रेन करें, इसके लिए ये ट्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, अच्छे पौधे हमको कहाँ मिलेंगे? आजकल दो तरह के ड्रैगन फ्रूट हैं। एक ऐसे ड्रैगन फ्रूट हैं जो अंदर से लाल होते हैं और दूसरे ड्रैगन फ्रूट हैं जो अंदर से उजले होते हैं। लाल जो ड्रैगन फ्रूट है वो मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा है और वो न्यूट्रिशन के आधार पर भी बेहतर है। तो जो ICAR के संस्थान हैं, जैसे IHR बेंगलोर है या भुवनेश्वर है या फिर और भी जो कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, वहाँ क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल हैं। वहाँ से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खेती की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है वो अमिताभ जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिहार से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि जो विज्ञान केंद्र है, क्या वहाँ पे मिट्टी जांच करवा सकते हैं, खेत की मिट्टी? बिल्कुल जी, डॉक्टर अब्बास क्या बताएंगे? अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कृषि विज्ञान केंद्रों में मिट्टी जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। आप वहाँ पे मिट्टी जांच की सुविधा ले सकते हैं।
अगर उनके पास नहीं होगी तो वो पास के कृषि विश्वविद्यालय से भी करवा सकते हैं। और साथ साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाएंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि आपके ज़िले में कौन कौन सी मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स मैपिंग है वो हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में होता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में आप जितने बार जाएंगे तो अपने ज़िले के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी हासिल कर पाएंगे। और साथ साथ में आप क्या नए काम कर सकते हैं, कौन सी नई खेती कर सकते हैं, खेती में किस प्रकार से बदलाव लाएं, कौन सी ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता है, तो वो सब चीज़ें भी आपको वहाँ मिल सकती है। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहें, वहाँ से मिट्टी की जांच तो करवा ही सकते हैं, साथ ही साथ में वहाँ से अच्छा बीज और दूसरी चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान तो आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर आप कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी वहां से हासिल करना चाहते हैं और आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी शंका है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर डबास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती से संबंधित और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों के लिए सहायक है। और इसी संदर्भ में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी लगातार हमारे तीनों विकल्प आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई भी एक चुनकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि तिलक राज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पठानकोट पंजाब से। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 तिलक राज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पठानकोट के आसपास में ड्रैगन की खेती हो सकती है? बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो वो सभी जो एरिया है वहाँ पर ठंड तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप ठंड के समय में अब ड्रैगन फ्रूट को थोड़ा बचा ले पाएंगे तो मैं मानता हूँ कि उस जगह पर भी, यानी ड्रैगन फ्रूट की खेती अगर आप प्रोटेक्टेड कंडीशन में करेंगे तो ये संभव है कि आप वहाँ ड्रैगन फ्रूट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर डबास आपके लिए भी व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास प्रश्न आया है और ये लिखते हैं अंकुर सहाय जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि भारत में पहला केवीके कब और किस उद्देश्य से बनाया गया था, साथ ही केवीके से वर्तमान में किसान कैसे जुड़कर कृषि संबंधित लाभ ले सकते हैं। तो मैं इन सचिन को बताना चाहूँगा कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में बना था और पांडिचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का यही उद्देश्य था कि देश के अंदर हम जिलों में किसानों को साइंस से जोड़ें, विज्ञान से जोड़ें और उसमें 6 एक्सपर्ट अभी इसमें रखे जाते हैं
और वो 6 एक्सपर्ट अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं। कुछ एग्रोनॉमी के होते हैं, होम साइंस से होता है, हमारा साथ साथ में हॉर्टिकल्चर से भी होते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग और अगर फिशरी है तो फिशरी से हो सकता है। वो एरिया क्षेत्र वाइज जैसे का आपका जिला है उसी के आधार पर उनका चुनाव होता है। और चुनाव के बारे में बाद में इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को नए व्यवसायों के बारे में ट्रेनिंग देना। अगर कोई ऐसा नवयुवक के जो खेती शुरू करना चाहता है लेकिन उसको ज़मीन कम है तो नर्सरी कैसे बनाए, नए पौधे कैसे तैयार करे, पौधे तैयार करने के लिए क्या कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे वो बडिंग करे, कैसे वो ग्राफ्टिंग करे, किस पौधे में क्या होता है, कौन कौन सी नई किस्में हैं, बीजू पौधा कहाँ से ले और वो अच्छी नस्ल किस्म का पौधा कहाँ से ले और किस प्रकार से नए पौधे तैयार कर सकता है। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग उनको व्यावसायिक दी जाती है। उनको सिखाया जाता है कि बडिंग कैसे कर सकते हैं, बडिंग कितने प्रकार की होती है, बडिंग करते हुए किन किन सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कौशल ज्ञान। ये कौशल का जो कुशलता का जो ज्ञान है ये उनको कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है। इसके साथ साथ में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये देश के सभी जिलों में हैं। तो उस जिले से संबंधित जो कौन कौन सी नई किस्में हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन कौन सी फसलों का वहाँ पे आपस में कौन से हमें अच्छी हैं, कौन सी कम है, कौन सी सब्जियां हो सकती हैं, उनके साथ साथ में कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, कहाँ पे मधुमक्खी पालन हो सकता है, कहाँ पे डेयरी, कहाँ पे फिशरी। तो ये सभी के सभी व्यवसाय जो उस जिले में हो सकते हैं वो सारी की सारी संभावनाएं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में दिखाई जाती हैं। क्योंकि जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके पास लगभग 35 एकड़ या उससे अधिक ज़मीन होती है, जिस ज़मीन में वो किसानों के लिए जीवांत प्रदर्शन वहाँ लगाते हैं और वहाँ पे साथ साथ में ट्रेनिंग का प्रबंध करते हैं। इसके अलावा जो अच्छी किस्में, नई किस्में हैं आई हैं उनका बीज का उत्पादन भी करके किसानों को मुहैया कराते हैं। किसानों के खेत में अगर कोई बीमारी लगती है, कीड़े का प्रकोप होता है या खरपतवार का प्रकोप होता है तो ये जाके उनको भी पूरा ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से हमें उस बीमारी का प्रबंध करना है, किस प्रकार से हमें खरपतवारों का प्रबंध करना है और कैसे हमें कीड़ों का नियंत्रण करना है। वो सारी की सारी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा जब हम फसल पैदा करते हैं तो फसल में मूल्य संवर्धन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो किसानों को ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ में जो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि किसान समूह बनाएं, किसान उत्पादक संगठन बनाएं, महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाएं और वो मिलके काम करें और जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं उनका लाभ कैसे ले सकते हैं उन योजनाओं की जानकारी भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दी जाती है। इसके साथ साथ में जो जिले के कृषि अधिकारी हैं उनको भी ये लोग सहयोग करते हैं उस जिले की पूरी प्लान बनाने में, उसके रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कृषि विज्ञान केंद्र एक किस्म से साइंस सेंटर के किसान फार्म साइंस सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र एक किस्म से कृषि को एक नई दिशा और युवाओं को एक नया ज्ञान और नई तकनीकी या हुनर सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं कि वो किस प्रकार से प्रसंस्करण या पशुओं का सही प्रबंधन करें या जो दूध उत्पादन होता है उसका किस प्रकार से हमें मूल्य संवर्धन करें। इसके अलावा दूसरे कौन कौन से व्यवसाय हैं जो हम घर बैठ के कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो है जगदीश सैनी जी मौजूद है फोन लाइन पर मध्य प्रदेश देवास से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जगदीश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातिया गाँव जिला देवास मध्य प्रदेश से जगदीश सेठी बात कर रहा हूँ जी। सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है विशेषज्ञ महोदय जी से कि कृषि विज्ञान जो बना हुआ है वहाँ की जगह किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जाती है या रासायनिक खेती के बारे में जानकारी दी जाती है? और ये कृषि विज्ञान केंद्र मतलब जिला स्तर पर बना हुआ है या किसी स्तर पर बना हुआ है, इसके रूप में पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर डबास। जगजीत जी, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है। एक तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे पूरे देश में लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हर जिलों में एक कृषि विज्ञान केंद्र, कुछ जो बड़े जिले हैं वहाँ पे 2 भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे कि आपने बात की अभी कि हम कौन सी खेती की बात करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र में दोनों ही प्रकार की खेती की नई तकनीकी की जानकारी दी जाती है, चाहे वो आपकी कमर्शियल फार्मिंग हो या जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो, वो भी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र में देने का पूरा प्रयास किया जाता है। क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। कहीं पे कुछ लोग जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती करने में उनको कैसे खरपतवार नियंत्रण करना है, कैसे उनको बीमारी या रोग का प्रबंध करना है, वो भी जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ में कीट नियंत्रण किस प्रकार से करना है और जैविक कीट नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं
और पौधों का पोषण किस प्रकार से करना है, हमें देसी खाद कैसे तैयार करनी है, हमें अपनी मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बनाए रखें, हम कौन कौन सी फसल कैसे लगाएं, क्या हमारी फसल की एग्रोनॉमी होनी चाहिए और कितनी दूरी पर कैसे लगाएं, और कब उसकी कटाई और तुड़ाई के बाद में जो पैकिंग और मार्केट का भी मामला है, वो सभी की सभी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। तो मैं सभी किसानों को ये निवेदन करूंगा कि अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र के हमेशा संपर्क में रहें और जो भी कृषि से संबंधित कोई भी उनको समस्या आती है या किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि जो सही जानकारी वहाँ से मिल सकती है वो जानकारी शायद कहीं और से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ज़िले की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में और उस ज़िले में कौन कौन सी फसलें होती हैं उनके बारे में वो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और जानने के कारण वो आपका जो समस्या का समाधान जितना अच्छा वो कर पाएंगे शायद दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। और उन सब का लिंक कृषि विश्वविद्यालयों के साथ साथ में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान उनके साथ में भी रहता है। तो मैं एक किस्म से ये कहना चाहूँगा ये हमारे ज्ञान के भंडार हैं, इस भंडार का हमें प्रयोग करना है और जितना हम इनके साथ में ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही हम इसमें इनका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और साथ साथ में देश के कृषि के विकास में सहयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर कुंदन आपके लिए प्रश्न आया है व्हाट्सएप के जरिए। ये हमें प्रश्न भेजा है गौरव शर्मा जी ने मेरठ उत्तर प्रदेश गांव धनपुरा से, और वो ये जानना चाहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट में कितने दिन के अंदर जो है वो फल लगता है और क्या इसके अंदर पोषक तत्व देने की आवश्यकता रहती है, कौन कौन से रोग और कीटों का प्रयोग इसके अंदर हो सकता है। जहाँ तक ड्रैगन फ्रूट में फल आने की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर लगभग 2 फीट के पौधे लगाए जाएं, मैंने लगभग रखे 7-8 महीने पुराने पौधे लगाए जाएं, तो लगभग 1 साल के बाद लगभग 20% पौधे में फल आ सकते हैं और दूसरे साल से लगभग सभी पौधे वो फल उसमें आते हैं। ऐसे हम लोग मानते हैं कि लगाने के 4 साल के बाद उनका जो उत्पादन है वो स्थिर हो जाता है और एक किसान को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जहाँ तक कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट की खेती एक तरह से अलग तरह की खेती होती है और इसमें हम एक पोस्ट पर हम 4 पौधे को लगाते हैं, एक पोल होता है और पोल के चारों तरफ 4 पौधे लगाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। तो जब भी हम खाद दें वो एक पोल के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि लगभग 1 साल में लगभग आप रखें 400 से 500 ग्राम नाइट्रोजन और लगभग 200 से 250 ग्राम फास्फोरस और 400 से 500 ग्राम पोटासियम की जरूरत पड़ती है। हालांकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आधार पर इसे हम निर्णय ले सकते हैं और ये जो खाद की मात्रा है इसे हम कम से कम 3 बार दें, साल में 3 बार दें। जैसे एक बार मार्च अप्रैल में दें, फिर जून जुलाई में दें और सितंबर में दें। ये खाद देने की विधि होती है, इसे हम दें और कोशिश ये करें कि हम ड्रिप की सुविधा जरूर रखें और साथ में मल्चिंग की भी व्यवस्था करें ताकि हमारे पौधे का ग्रोथ अच्छा हो। जहाँ तक बीमारी की बात है तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं मुख्य रूप से, लेकिन बीमारी 2 तरह के लगते हैं। एक को हम लोग सड़न कहते हैं जिसको सॉफ्ट रॉट कहते हैं और दूसरा जो है एंथ्रेक्नोज लगता है। तो इस दोनों बीमारी के उपचार के लिए हम जो है जैसे सॉफ्ट रॉट लगता है तो इस कोई भी एंटीबायोटिक का स्प्रे कर सकते हैं या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और जो हमारे जो एंथ्रेक्नोज लगते हैं तो कोई भी सिस्टेमिक जो फंजीसाइड होते हैं, चाहे थायोफेनेट मिथाइल हो या बेबिस्टीन हो या इस तरह के जो फंजीसाइड होते हैं उसका उपयोग करके इसका हम रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अरुण वर्मा जी हमारे साथ हरदोई उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, बिल्कुल अरुण जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैं ये जानकारी चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी है तो क्या इसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है? बिल्कुल, डॉक्टर कुंदन क्या बताना चाहेंगे? हरदोई उत्तर प्रदेश में इनके पास बलुई दोमट मिट्टी है, क्या वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है? बलुई दोमट मिट्टी बहुत उचित है ये ड्रैगन फ्रूट के लिए। ड्रैगन फ्रूट में ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी रुकना नहीं चाहिए। चूंकि वो बलुई मिट्टी है तो पानी आपके खेत में नहीं रुकेगा, इसके लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत उचित है आपके खेत के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर कुंदन प्रवीण पांडे जी ने भी हमें प्रश्न भेजा है अपना शाहजहाँपुर से, और वे भी यही जानना चाहते हैं कि क्या शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हो सकती है ड्रैगन फ्रूट की खेती? ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है। ध्यान ये रखना है कि जो खेत हो हमारा उसमें पानी का जमाव नहीं हो।
जो पानी का जमा होने से पौधे जो हैं उसमें जड़ सड़ जाते हैं और पौधे जो हैं वो उसमें जो है वृद्धि नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखें और उचित मात्रा में FOM का प्रयोग करें और बेड मेथड में ड्रैगन फ्रूट की खेती करें। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और इन दोनों ही विषयों के संबंध में लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ और भी ज्यादा जानकारियां। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे किसानों के सहायक। और इसी संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के जरिए आप हमारे साथ जुड़कर अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर JPS डबास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और डॉक्टर कुंदन किशोर जी हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद है इस वक्त आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाराबंकी से, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा जी पोते किसान तो सब पटेल के किसान तो विज्ञान के बाद नंद स्वरूप जी, हमें आपका प्रश्न बिल्कुल भी साफ आवाज में नहीं सुनाई दिया है, विशेषज्ञों को भी नहीं समझ में आया है आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो लगातार यहाँ पर कट रही है। या तो आप अपना प्रश्न दोबारा से दोहराएं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपना प्रश्न लिख के हमें भेज सकते हैं। मैं जानना चाहता जो कम पढ़े लिखे किसान है, कम जोत वाले किसान है, भूमिहीन किसान है, तो उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से किस प्रकार। ठीक है जी, डॉक्टर डबास क्या बताना चाहेंगे? नंद स्वरूप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं किसान के पास बहुत सारी ज़मीन हो, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो बगैर ज़मीन के भी किए जा सकते हैं और खासकर कमज़ोर वर्ग के किसान भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमें अपनी खेती की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम उसमें बक्से लेके मधुमक्खी से शहद पैदा कर सकते हैं। तो ये कार्य ऐसा है जो किसान बगैर ज़मीन के भी कर सकता है और इन बक्सों को जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ के किसान आपको काफ़ी सम्मान देते हैं, क्योंकि इन मधुमक्खियों की वजह से उनकी फसलों में लाभ होता है। जैसे जितने भी लीची के बाग हैं वो किसान आपको हमेशा आपका स्वागत करेंगे, जितने भी सरसों के खेत हैं उनमें भी आपका स्वागत होगा, साथ साथ में बाजरे वाले किसान भी आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं वो लोग भी आपका इंतजार करते हैं कि हमारे खेतों में मधुमक्खी के बक्से रखे जाते हैं तो उत्पादन ज़्यादा होता है। इसी तरह से जितनी भी बेल वाली फसलें हैं उनमें भी लाभ हो सकता है। तो कुछ हमारे व्यवसाय खेती ऐसी है जिनमें कि हमें कम ज़मीन की या कम ज़मीन की बगैर ज़मीन में हम कर सकते हैं। दूसरा व्यवसाय हम जैसे पशुपालन है वो अगर हमारे पास घर में भी किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आपके पास थोड़ी बहुत घर की ज़मीन ज़्यादा है तो उसमें आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में फल या सब्जी पैदा होती है आप उनको परचेज करके उनके अंदर मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके आंवला आपके पास हो रहा है, बाराबंकी में आंवला और केले की खेती काफ़ी होती है, तो आंवले से आप बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं जब आंवले का सस्ता भाव हो और उन उत्पादों की आप बिक्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से केले के भी उत्पाद बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जो ट्रेनिंग है वो कृषि विज्ञान केंद्र से इनके लिए मिल जाएगी। तो अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहोगे तो आपके अंदर कोई ना कोई कौशल पैदा कर देंगे। जैसे आप नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं। नर्सरी में भी कम ज़मीन में आप पौधे तैयार करके बिक्री करेंगे
तो भी आप किसान से ज़्यादा एक पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। तो ये तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो संसाधन आपके आड़े नहीं आएंगे, बल्कि आप कोई ना कोई ऐसा कृषि से संबंधित व्यवसाय कर पाएंगे जिससे कि आपकी अच्छी आमदनी हो और दूसरे लोगों के लिए भी आप एक मिसाल बन सकते हैं। ऐसे ही बीज उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरी कई बार ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप, कुछ लोग किसान बटाई पे खेत लेके खेती करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो संसाधन हमारे सामने में रोड़ा नहीं बनेंगे, बल्कि हमें और ज़्यादा ताकत आएगी और हम और अच्छा काम कर पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहें, वहाँ से ट्रेनिंग लें और जो भी आप हुनर सीखें उससे कोई ना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज हम ड्रैगन फ्रूट की खेती के संबंध में बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों के लिए सहायक है। तो अगर इन विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कुंदन किशोर जी, आपके लिए प्रश्न आया है हम व्हाट्सएप के जरिए। रमेश जांगड़े जी ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर से लिखा है कि क्या कन्हार मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है? जैसा हम लोग इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं कि जो मिट्टी हो हमारी उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं होता है, तो और वो ट्रॉपिकल के भी थोड़ा सा वो उस तरह के क्लाइमेट है उसमें। तो हम जब भुवनेश्वर में थे तो वहाँ से बहुत सारे प्लांटिंग मटेरियल हम लोग छत्तीसगढ़ में भी देते थे। तो हम ये मानते हैं कि जो उनकी क्लाइमेट है, जो वहाँ का जलवायु है, जिसमें मिट्टी भी शामिल है, वो उपयोगी है ड्रैगन फ्रूट के लिए और उसे अच्छे से किया जा सकता है। बिल्कुल। तो साथ ही डॉक्टर किशोर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की जो अच्छी किस्में हैं, अगर उनके बारे में आप जानकारी दें तो हमारे किसानों के लिए और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है कि कौन से क्षेत्र के हिसाब से कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन करके अच्छा उत्पादन भी जो है वो हासिल किया जा सकता है, जिसकी बाजार मांग ज़्यादा हो। बाजार में मुख्य रूप से आप देखें तो ड्रैगन फ्रूट जो है जो कि अंदर उजला वाला होता है, ये सभी ताइवान से जो है हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी लगभग अगर आप रखें 6000 या 7000 हेक्टेयर एरिया में भी भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू हो चुकी है। और हम लोग ये देखे हैं कि जिसके के अंदर के गुदा उजला होता है उससे बेहतर है कि जो अंदर का गुदा लाल होता है, क्योंकि उसमें एक विटामिन जो पिगमेंट होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो हम आजकल जो भी किसान हैं वो लाल वाले जो ड्रैगन फ्रूट जिसका अंदर लाल हो, बाहर तो लाल होता ही है, अंदर जो लाल होता है, उस तरह के ड्रैगन फ्रूट को करने से उनको ज़्यादा जो है बाजार में मूल्य प्राप्त होता है और इस तरह के पौधे भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। हालांकि ड्रैगन फ्रूट में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के किस्में नहीं हैं। कुछ लाल वाले में भी दो तरह के हैं। एक ऐसे लाल वाले ड्रैगन फ्रूट है जिसका अंदर लाल होता है, जिसकी की साइज होते हैं 250 ग्राम 300 ग्राम, और एक ऐसे तरह के ड्रैगन फ्रूट होते हैं जिसका साइज 500 ग्राम से 600 ग्राम। तो इस दोनों में से किसी भी तरह के ड्रैगन फ्रूट का चुनाव किया जा सकता है। और साथ में यह है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए हम हमेशा अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, मल्चिंग की व्यवस्था करें, न्यूट्रिएंट की व्यवस्था करें, तो निश्चित रूप से यह ड्रैगन फ्रूट 3 साल के बाद एक प्रॉफिटेबल वेंचर यूथ के लिए भी, युवाओं के लिए भी ये हो सकता है। बिल्कुल। वहीं उपभोक्ता के नजरिए से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ड्रैगन फ्रूट कौन सा अंदर से उजला है और कौन सा अंदर से लाल गूदे वाला है, उसकी पहचान उपभोक्ता कैसे कर सकता है अगर बाजार में उसको ड्रैगन फ्रूट कहीं मिल रहा है? और जैसा कि आपने बताया लाल गूदे वाला जो है वो हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है, तो उपभोक्ता उसकी पहचान कैसे करे? उपभोक्ता उसकी पहचान, हालांकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन अगर ड्रैगन फ्रूट का साइज थोड़ा लंबा हो, बड़ा हो, तो मुख्य रूप से वो उजला होता है, उसके अंदर उजला होगा। उसको हमको एक्चुअली साइंटिफिकली वो हाइलोसेरस अंडेटस कहते हैं, उजला वाले को। और जो राउंड होंगे थोड़े से ड्रैगन फ्रूट वो लाल होते हैं, उसके गुदा लाल होता है, वो हाइलोसेरस मोनाकेंथस है। ये मुख्य रूप से 2 तरह के स्पीसीज हैं ड्रैगन फ्रूट को। तो हम लोग तो आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा उजला है और कौन सा लाल है। वैसे भी जो दुकानदार है वो बता देते हैं कि लाल है या उजला है। और लाल वाले का चूंकि उसमें आपका, जैसे मैंने बताया कि विटामिन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शुगर की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें जो मिनरल की कंटेंट है, फास्फोरस मिनरल है या आयरन मिनरल कंटेंट है, या इसमें जो एंटीऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे बीमारी को कम करता है, उसकी भी इसमें ज़्यादा ये मात्रा होती है। तो ड्रैगन फ्रूट एक अच्छा फल माना जाता है जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राघवेंद्र जी, और आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हमारे ग्वालियर क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है क्या, और जब हो जाए तो इसमें खाद बीज पानी कितना लगेगा, कितना समय लगने लगता है? बिल्कुल, तो डॉक्टर किशोर क्या बताना चाहेंगे, क्या ग्वालियर में हो सकती है ड्रैगन फ्रूट की खेती, और किस तरीके का खाद और बीज वगैरह किस तरीके से लग सकता है? हाँ, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जैसा हम पहले भी इस पर बातचीत कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती हो सकती है। और जहाँ तक इसके पौधे की बात है, तो पौधे के लिए जो सबसे अच्छा मैं संस्थान बता रहा हूँ वो है बेंगलोर का, जहाँ बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुल चुका है और वहाँ अच्छे बीज मिलते हैं हमारे यहाँ। और भुवनेश्वर के सेंटर में भी उसी का आईचार का एक सेंटर है, वहाँ भी ड्रैगन फ्रूट के अच्छे पौधे प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जो हो सकता है आसपास के आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हों, वहाँ भी ड्रैगन फ्रूट के, बारामती में भी ड्रैगन फ्रूट के अच्छे पौधे प्राप्त होते हैं, तो वहाँ से आप ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जहाँ तक है कि हम किस तरह से न्यूट्रिएंट की इसमें मैनेजमेंट करें, तो न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट में जैसे पहले भी हम बोल चुके हैं कि लगभग मिट्टी की जाँच पहले कर लें। अगर नाइट्रोजन की मात्रा ठीक है, अच्छी है, तो आप नाइट्रोजन की मात्रा 300 से 400 ग्राम प्रति पोल जो है, एक पोल में जितने 4 पौधे होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। 200 से 250 ग्राम फास्फोरस आप डाल सकते हैं, और पोटासियम की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, ये 400 से 500 ग्राम आप डाल सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, इसको आप स्प्लिट में दें, एक ही समय नहीं दें। मार्च अप्रैल में पहला डोज 1/3 डोज, फिर आप जून जुलाई में 1/3 डोज, और सितंबर में 1/3 डोज। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की जो फल होते हैं वो लगभग रखें जून से लेकर अक्टूबर तक आते हैं, और 4 बार फल आते हैं। तो इसलिए जब तक हम न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो फल अच्छे नहीं होंगे। इस चीज़ों को हमेशा किसान जो है ध्यान में रखें। बिल्कुल, और इसी के साथ एक बार हम रुक कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर डबास का हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से सहायक हमारे किसानों के लिए, उसके संबंध में ज़्यादा जानकारी आज हम इनसे हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर डबास, आपने अपनी बातों में बहुत बार महिलाओं का जो है वो जिक्र किया, तो कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से महिलाओं की सहायता करते हैं? क्या स्वयं सहायता समूह बनाने के संबंध में जानकारियां देते हैं, या ट्रेनिंग के संबंध में जानकारियां देते हैं? कोई महिला अगर नया कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती है, तो किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़कर जो है वो अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकती है, या फिर अपने परिवार को जो है वो आर्थिक मदद दे सकती है? ज्योत्सना जी, आपका सवाल बहुत ही उचित है। महिलाएं जो हैं वो कृषि में उनका जो योगदान है वो कहीं पुरुष से कहीं ज़्यादा है, और आजकल महिलाएं जितने भी कृषि के कार्य हैं उनमें सब में सहयोग करती हैं, और कुछ कार्य तो केवल महिलाएं ही करती हैं, जैसे पशुपालन का कार्य हो गया। इसके साथ साथ में जो हमारे घर में जो भी खान पान है, कौन सा खाना बनना है, कैसे बनना है, उसका पोषण कैसे होना चाहिए, वो भी महिलाएं ही करती हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में इससे संबंधित पूरी जानकारी दी जा सकती है कि आप कैसे अपने घर में एक न्यूट्रिशन गार्डन बना सकती हैं, और अपने परिवार के लिए सब्जियां पैदा कर सकते हैं, और सब्जियों को किस प्रकार से हम उसमें कम पोषक तत्वों का ह्रास हो और एक अच्छा पोषण युक्त खाना दे सकती हैं। इसके अलावा जो भी हम घर में हम जो खेती करते हैं उस खेती में क्या मूल्य संवर्धन करके हम घर में बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कहीं पर अगर गेहूँ की खेती होती है, तो गेहूं की खेती से भी महिला नूडल्स बना सकती हैं, दलिया बना सकती हैं, उसकी पैकिंग कर सकती हैं। इसके अलावा आजकल काफ़ी महिलाएं बेकरी की ट्रेनिंग लेके कुछ बिस्किट भी, अलग अलग किस्म के बिस्किट बनाकर भी बाजार में बेच रही हैं, और बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं। एक हमारे पास में गुड़गांव में एक महिला है शर्मा, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और उनके जो बिस्किट हैं वो 5 स्टार होटल में भी बिक रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ में जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन में हम पशुओं को कैसे पोषण का ध्यान रखें, कौन कौन सा पोषक तत्व दें, कैसे दें, किस प्रकार से दें, दूध निकालते हैं समय किन बातों का ध्यान रखना है, जो पशुओं के बच्चे होते हैं उसमें उनको कैसे ध्यान रखना है, और पशुओं को विपरीत जो मौसम की परिस्थितियाँ उनको कैसे बचाना है, ये सारी की सारी जानकारी भी महिलाओं को वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाती है। इसके साथ साथ में जो हम पशुओं से उत्पाद पैदा करते हैं उनको हम कैसे मूल्य संवर्धित कर सकते हैं और उसका मूल्य संवर्धन करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो भी जानकारी महिलाओं को दी जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो कृषि में नया काम करना चाहती हैं, कुछ व्यवसाय करना चाहती हैं, तो व्यवसाय से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में काफ़ी यांत्रिकरण हो चुका है,
और कई नए नए यंत्र आ रहे हैं, तो उसमें भी कि महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। और आज तो आपने देखा होगा कुछ महिलाओं ने जो स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं वो आज ड्रोन की भी तकनीकी प्राप्त करके उसका लाभ उठाना चाहती हैं। तो इसमें सभी में कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से किसानों को, जो कृषक महिलाएं हैं, वो कैसे अपने स्वयं सहायता समूह बनाएं, कैसे खाद बनाएं, कैसे फसलों में जो बीमारी और कीट से कौन कौन सी आती है उनके बारे में भी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको दी जा सकती है। और खासकर घर में अनाज का भंडारण कैसे करना है जिससे कि कीटों का नुकसान कम से कम हो, अनाज की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। इसी तरह के बीज को जो हमें कैसे रखरखाव करना है, बीज का कैसे भंडारण करना है, बीज का कैसे हमें उसकी जमीन टेस्ट वगैरह करने हैं, वो भी जानकारी कृषक महिलाओं को मिल रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कृषि में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उनका योगदान पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। और कुछ ऐसे काम हैं जो केवल महिलाएं करती हैं, तो उनके लिए उनको जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे कि आपने अभी बात की स्वयं सहायता समूह की, बल्कि मैं तो कहूँगा कुछ महिलाओं ने तो आजकल किसान उत्पादक संगठन भी बनाए हैं और वो संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ट्रेनिंग भी ले रही हैं। और नए नए किस्म के पौध कैसे तैयार करनी है, पौध की बिक्री कैसे करनी है, पौध की रोपाई कैसे करनी है, पौधों को किस प्रकार से बीमारियों कीटों से बचाना है, ये सारी की सारी जानकारी आजकल महिलाएं ग्रुप समूह बना के कृषि विज्ञान केंद्रों से ले रही हैं और नए नए व्यवसाय कर रही हैं। जैसे कि आपने स्टार्टअप की बात की, तो स्टार्टअप के बारे में भी कृषि विज्ञान केंद्र को महिलाओं से काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि महिलाओं की रुचि क्या है, साथ साथ में उस क्षेत्र में जो व्यापार की संभावनाएं क्या है, बाजार क्या कहता है। क्योंकि बाजार के अनुरूप अगर हम कार्य करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, और बाजार के प्रतिकूल चलेंगे तो शायद हमारी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन पैसा कम मिल पाएगा। तो वो जानकारी भी कृषक महिलाओं को दी जाती है। और आजकल हार्वेस्टिंग के बाद में किस प्रकार से मार्केट करनी है, कैसे उसको पैक करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, उसमें भी काफ़ी पैसा है। तो वो जानकारी भी कृषि विज्ञान केंद्र से महिलाएं लेके अपने उत्पाद को अच्छे भाव में अच्छी तरह पैक करके अगर बेचेंगी तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए और साथ साथ में जो नवयुवक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। उनको खासकर नई किस्म के हुनर सिखाने में काफ़ी योगदान सहायक हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस को करेंगे शामिल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती की और किसानों के लिए किस तरीके से सहायक है कृषि विज्ञान केंद्र। इस संबंध में तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हमारे अगले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी नमस्कार मैम। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, दो सवाल है मेरे जी। पहला सवाल में ये था कि कृषि विज्ञान केंद्रों से जो यंत्र मिलते हैं किराए से, उनको कैसे लिया जा सकता है और उनका कीमत कैसा क्या निर्धारित होता है या फिर कृषि विज्ञान ही उनसे निर्धारित करते हैं? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल में ये था कि अगर खेतों में कोई प्रकार की बीमारी या कोई भी समस्या आती है तो क्या कृषि वैज्ञानिकों को अपने खेत पर बुला के दिखाया जा सकता है तथा वो आ सकते हैं खेतों को देखने के लिए? बिल्कुल जी। विपिन जी आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली कृषि विज्ञान केंद्रों में यंत्र किराए पे कम मिलते हैं, बल्कि आपको यंत्र की सहायता कई बार दे देते हैं। लेकिन जो यंत्रों के बारे में जो बात की
वो जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से आप यंत्र खरीद भी सकते हैं, यंत्र बैंक भी बना सकते हैं और उनमें काफ़ी सब्सिडाइज तौर पे वो मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है और संगठन बना के आप काफ़ी सहायता ले सकते हैं। रही बात कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक की, तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अपने ज़िले के किसानों को ये जानकारी भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं कि उनके खेत पे जाके अगर कोई बीमारी या कीट का प्रकोप होता है उसको चेक भी करते हैं और चेक करने के साथ साथ में किस प्रकार से उसका प्रबंध करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उसके नुकसान को कम किया जा सकता है और कैसे उसको आने से रोका जा सकता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको देते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अपने ज़िले के सभी किसानों के संपर्क में रहना चाहते हैं और उनकी मदद भी करना चाहते हैं और किसानों के साथ मिलकर जिले के विकास में सहयोग करते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको सारी की सारी सहायता वहाँ से मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी, बल्कि आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो सागर जिले के विकास में चार चांद लगेंगे। तो मैं सभी किसानों को कहना चाहूँगा कि वो अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में रहें, साथ मिलकर काम करें। तो ये तो 1 और 1 11 होने वाली बात हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर किशोर, आपके लिए व्हाट्सएप के जरिए राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से प्रश्न भेजा है और राम जी ने हमें ये लिखा है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा सकती है और अगर हाँ तो कहाँ से जो है वो इसके पौध कहाँ से मिल सकते हैं। डॉक्टर किशोर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? डॉक्टर किशोर, आपके साथ हम दोबारा से संपर्क करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर डबास, आपसे अब मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं प्रसंस्करण के बारे में, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी महिलाएं इस वक्त जो है वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी आगे काम जो है वो कर रही हैं, तो प्रसंस्करण के लिए अगर वो किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग लेना चाहती हैं या किसी बड़े स्तर पर करना चाहती हैं, मशीनरी के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, तो कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ सकती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कृषि विज्ञान केंद्र उनको न केवल उसे विषय में जानकारी देंगे बल्कि कहाँ से कौन सी मशीनरी उपलब्ध है और अगर कोई भारत सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना है तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे, जिससे कि उसको जो आर्थिक सहायता वो भी मिल सके और साथ साथ में अच्छी तकनीकी भी हासिल कर सके और साथ साथ में जो मशीनरी है उसको अच्छी लेने में भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक स्वयं सहयोग करेंगे। और उनको अगर कोई ऐसी बात दिक्कत लगेगी कि वो जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अपने कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी संस्थान से संपर्क करके उस महिला की मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। यही हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की खासियत है कि वो कृषक महिलाओं के साथ में या कृषक पुरुषों के साथ में मिलके अच्छा काम करना चाहते हैं। उसके लिए दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये मिलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल। युवाओं के लिए अगर हम जानकारी आपसे हासिल करना चाहें डॉक्टर डबास की, अब युवा जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं खेती की ओर और एग्रीकल्चर की जो है वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड जो है हमारे आज के युवा हैं। तो उस संदर्भ में आप उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? युवा किस तरीके से खेती किसानी के क्षेत्र में या फिर अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कैसे युवा जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं? आरए, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टू एग्रीकल्चर, ये एक बहुत पुरानी स्कीम है, काफ़ी पुरानी स्कीम है और ये कृषि विज्ञान केंद्र इसको काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। और उसमें यही बात है कि जो यूथ हैं उस ज़िले में कौन कौन से हुनर प्राप्त कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेके और उन हुनर का कैसे प्रयोग करें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से क्षेत्र ऐसे फेमस हैं कि वहाँ के जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बिक्री होती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र से जो यूथ हैं वो ट्रेनिंग लेके अपनी नर्सरी खोल सकते हैं, नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं, उन पौधों की बिक्री कर सकते हैं, अपना बाग लगा सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए बाग के लिए उपलब्ध दे सकते हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि आजकल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, क्यों हमें अच्छी किस्म के पौधे तैयार करने होते हैं, खासकर सब्जियों के, फूलों के, तो उनको तैयार करने में जो संरक्षित संरचनाएं हैं वो काफ़ी योगदान दे रही हैं। तो यूथ जो है अपना एक पॉली हाउस या नेट हाउस या शेड नेट जैसी भी आवश्यकता है वो संरचना बना के अच्छे अच्छे पौध तैयार करके किसानों को दे सकता है और एक अच्छी आमदनी कर सकता है। ये भी एक शुरुआत कर सकता है। इसके साथ साथ में जो भी आपके यहाँ अच्छे फल पैदा होते हैं, अनाज पैदा होता है, दालें पैदा होती है, तिलहन पैदा होता है, उससे संबंधित कोई भी रोजगार अगर करना है उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे और उस रोजगार को कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको स्टार्टअप को शुरू किया जा सकता है, उसकी मार्केट कहाँ है,
प्रोडक्ट को कैसे पैक करना है, कैसे उसको तैयार करना है, वो सारी की सारी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आपको मिल सकती है। बस जरूरत ये है कि आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, अपने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ संपर्क करना पड़ेगा और अपने हुनर के बारे में कुछ बताना पड़ेगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी उसमें सहयोग मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे युवा जो हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र के हमेशा संपर्क में रहेंगे और संपर्क में रह के नई नई जानकारी हासिल करेंगे, साथ साथ में ट्रेनिंग लेंगे और नया हुनर सीख के नए किस्म के व्यवसाय शुरू करके अच्छा पैसा कमाएंगे और देश के विकास में सहयोग करेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ डॉक्टर कुंदन किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे साथ आज जुड़े और ड्रैगन फ्रूट की खेती के संबंध में इतनी अहम जानकारियां जो हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और उनके प्रश्नों का भी आपने जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दबास, यहाँ पर चलते चलते ड्रैगन फ्रूट से संबंधित आपसे भी एक जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि अगर हमारे युवा या फिर महिलाएं या कोई भी किसान अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है तो क्या उस संदर्भ में भी कृषि विज्ञान केंद्र सहायक जो है वो किसानों के लिए साबित हो सकते हैं? संक्षेप में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र ड्रैगन फ्रूट की कैसे खेती करनी है, कैसे उनको लगाना है, कौन सा पोषण उनको चाहिए, किस प्रकार से पोषण पूरा किया जा सकता है और पौधे को जैसे रखना है उसके बारे में क्या क्या जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र से के माध्यम से मिलेंगी। और कहाँ से अच्छे पौधे मिल सकते हैं उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र आपकी मदद करेंगे। और जैसे कि डॉक्टर कुंदन बार बार बता रहे थे कि इनको पानी की जरूरत होती है, लेकिन अधिक पानी इनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो आपको जल निकासी का प्रबंध किस प्रकार से करना है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में अगर आके आप ये काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा लाभ होगा और ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे आप। बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर दबास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कृषि विज्ञान केंद्रों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और किसानों से रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आइए आपको फटाफट से बता दें हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। अगली बार हम हेलो किसान कार्यक्रम में जो है वो बात करेंगे गेहूं फसल प्रबंधन के बारे में और इसके साथ ही जो है वो बात होगी मोटे अनाज की खेती की। दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फिर आप हमें हमारे जो टोल फ्री ईमेल आईडी है उसके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ ही जो हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-0660 सोमवार से लेकर शनिवार तक ये नंबर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप ले सकते हैं हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। उसके साथ ही हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।